हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं यश नारायण। गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर, उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ और मृत्यु 17 फरवरी 1988 को। भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके। लोकप्रियता के कारण उन्हें जन नायक कहा जाता था। कर्पूरी ठाकुर का जन्म भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान समस्तीपुर के एक गांव पितौंझिया, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, में नाई जाति में हुआ था। जननायक जी के पिताजी का नाम श्री गोकुल ठाकुर तथा माता जी का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी था। इनके पिता गांव के सीमांत किसान थे तथा अपने पारंपरिक पेशा नाई का काम करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने 26 महीने जेल में बिताए थे। वह 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तथा 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के दौरान 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे। इनका व्यक्तिगत जीवन इस तरह था। वह जन नायक कहलाते हैं। सरल और सरस हृदय के राजनेता माने जाते थे। सामाजिक रूप से पिछड़ी किंतु सेवा भाव के महान लक्ष्य को चरितार्थ करती नाई जाति में जन्म लेने वाले इस महानायक ने राजनीति को भी जन सेवा की भावना के साथ जिया। उनकी सेवा भावना के कारण ही उन्हें जन नायक कहा जाता था। वह सदा गरीबों के अधिकार के लिए लड़ते रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया। उनका जीवन लोगों के लिए आदर्श से कम नहीं। कर्पूरी ठाकुर दूरदर्शी होने के साथ साथ एक ओजस्वी वक्ता भी थे। आजादी के समय पटना के श्री कृष्णा टॉकीज हॉल में छात्रों की सभा को संबोधित करते हुए एक क्रांतिकारी भाषण दिया कि हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है कि केवल थूक फेंक देने से अंग्रेजी राज बह जाएगा। इस भाषण के कारण उन्हें दंड भी झेलनी पड़ी थी। वह देशवासियों को सदैव अपने अधिकारों को जानने के लिए जगाते रहे। वह कहते थे, संसद के विशेषाधिकार कायम रहे, अक्षर रहे, बढ़ते रहे आवश्यकता अनुसार, परंतु जनता के अधिकार भी। यदि जनता के अधिकार कुचले जाएंगे तो जनता आज न तो कल संसद के विशेषाधिकारों को भी चैलेंज देगी, चुनौती देगी। कर्पूरी ठाकुर का चिर परिचित नारा था, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर आना सीखो और जीना है तो मरना सीखो। इनका राजनीतिक जीवन इस प्रकार रहा। 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के वरिष्ठतम नेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा से नेता पद का चुनाव जीता और राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री बने। लोकनायक जयप्रकाश नारायण एवं समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इनके राजनीतिक गुरु थे। राम सेवक यादव एवं मधुलिनीय जैसे दिग्गज साथी थे। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी के राजनीतिक गुरु भी रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर। बिहार में पिछड़ा वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था 1977 में की। सत्ता पाने के लिए 4 कार्यक्रम बने। पिछड़ा वर्ग का ध्रुवीकरण, हिंदी का प्रचार प्रसार, समाजवादी विचारधारा, कृषि का सही लाभ किसानों तक पहुंचाना। जननायक जी का जो जीवन था बेहद ईमानदार रहा। उनका व्यक्तित्व बड़ा ईमानदार रहा। कर्पूरी ठाकुर बिहार में 1 बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था। ना तो पटना में ना ही अपने पैतृक घर में वो 1 इंच जमीन जोड़ पाए। जब करोड़ों रुपयों के घोटालों में
आए दिन नेताओं के नाम उछल रहे हों। कर्पूरी जैसे नेता भी हुए, विश्वास ही नहीं होता। उनकी ईमानदारी के कई किस्से आज भी बिहार में अपने को सुनने को मिलते हैं। उनसे जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके रिश्ते में उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए और कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हुए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर उन्होंने अपने बहनोई को दिया और कहा कि जाइए उस्तरा आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा चालू कीजिए, पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे रामनाथ को पत्र लिखना नहीं भूले। इस पत्र में क्या था, इसके बारे में रामनाथ ठाकुर कहते हैं, पत्र में 3 ही बातें लिखी होती थी। तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ लालच देगा तो उस लोभ में मत आना, मेरी बदनामी होगी। रामनाथ ठाकुर इन दिनों भले राजनीति में हो और पिता के नाम का लाभ भी उन्हें मिला हो, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में उन्हें राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाने का काम बिल्कुल नहीं किया। उत्तर प्रदेश के कदावर नेता हेमवंती नंदन बहुगुणा ने अपने संस्मरण में लिखा, कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए देवीलाल ने पटना में अपने एक हरियाणवी मित्र से कहा था, कर्पूरी जी कभी आपसे 5-10 हजार रुपए मांगे तो आप उन्हें दे देना, वह मेरे ऊपर आपका कर्ज रहेगा। बाद में देवीलाल ने अपने मित्र से कई बार पूछा, भाई कर्पूरी जी ने कुछ मांगा? हर बार मित्र का जवाब होता था, नहीं साहब वो तो कुछ मांगते ही नहीं। कर्पूरी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए ही उनके क्षेत्र के कुछ सामंतवादी यादव जमींदारों ने उनके पिता को सेवा के लिए बुलाया। जब वे बीमार होने के नाते नहीं पहुंच सके तो जमींदार ने अपने लठैतों से मार पीट कर लाने का आदेश दिया। जिसकी सूचना किसी प्रकार जिला प्रशासन को हो गई तो तुरंत जिला प्रशासन कर्पूरी जी के घर पहुंच गया और उधर लठैत पहुंचे ही थे। लठैतों को बंदी बना लिया गया, किंतु कर्पूरी ठाकुर जी ने सभी लठैतों को जिला प्रशासन से बिना शर्त छोड़ने का आग्रह किया तो अधिकारी गांव ने कहा कि इन लोगों ने मुख्यमंत्री के पिता को प्रताड़ित करने का कार्य किया, इन्हें हम किसी शर्त पर नहीं छोड़ सकते। कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा, इस प्रकार तो पता नहीं कितने असहाय लाचार एवं शोषित लोग प्रतिदिन लाठियां खाकर दम तोड़ते हैं, काम करते हैं, कहां तक किस किस को बचाओगे? क्या सभी मुख्यमंत्री के माँ बाप हैं? इनको इसलिए दंडित किया जा रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के पिता को उत्पीड़ित किया। सामान्य जनता को कौन बचाएगा? जाओ प्रदेश के कोने कोने में शोषण उत्पीड़न के खिलाफ अभियान चलाओ और एक भी परिवार सामंतों के जुल्मों सितम का शिकार न होने पाए। लठैतों को कर्पूरी जी ने छुड़वा दिया। इस प्रकार वे पक्षपात एवं मानवता का मसीहा कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होती। 80 के दशक की बात है, बिहार विधानसभा की बैठक चल रही थी। कर्पूरी ठाकुर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे। उन्होंने एक नोट भिजवाकर अपने ही दल के एक विधायक से थोड़ी देर के लिए उनकी जीप मांगी। उन्हें लंच के लिए आवास जाना था। उस विधायक ने उसी नोट पर लिख दिया, मेरी जीप में तेल नहीं है। कर्पूरी जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, कार क्यों नहीं खरीद लेते? यह संजोग नहीं था कि संपत्ति के प्रति अगाध प्रेम के चलते वह विधायक बाद में वर्षों तक कानूनी परेशानियों में पड़ा रहा, पर कर्पूरी ठाकुर का जीवन एकदम बेदाग रहा। एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर रिक्शे से ही चलते थे, क्योंकि उनकी जायज आय कार खरीदने और उसका खर्च वहन करने की अनुमति नहीं देती थी। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद हेमवंती नंदन बहुगुणा उनके गांव गए थे। बहुगुणा जी की कर्पूरी ठाकुर की पुश्तैनी झोपड़ी देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाए। हेमवंती नंदन बहुगुणा उनके झोपड़ी को देखकर रोने लगे। स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर 1952 से लगातार विधायक रहे, पर अपने लिए उन्होंने एक मकान तक नहीं बनवाया। 70 के दशक में
पटना में विधायकों और पूर्व विधायकों के निजी आवास के लिए सरकार सस्ती दर पर जमीन दे रही थी। खुद कर्पूरी ठाकुर के दल के कुछ विधायकों ने कर्पूरी ठाकुर से कहा कि आप भी अपने आवास के लिए जमीन ले लीजिए। कर्पूरी ठाकुर ने साफ मना कर दिया। तब के एक विधायक ने उनसे यह भी कहा था कि जमीन ले लीजिए, अन्यथा आप नहीं रहिएगा तो आपका बाल बच्चा कहाँ रहेगा। कर्पूरी ठाकुर ने जवाब दिया कि अपने गांव में रहेगा। कर्पूरी ठाकुर के दल के कुछ नेता अपने यहाँ की शादियों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, पर जब कर्पूरी ठाकुर को अपनी बेटी की शादी करनी हुई तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इस मामले में भी आदर्श उपस्थित किया। 1970-71 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे। रांची के एक गांव में उन्हें वर देखने जाना था। तब तक बिहार का विभाजन नहीं हुआ था। कर्पूरी ठाकुर सरकारी गाड़ी से नहीं जाकर वहां टैक्सी से गए थे। शादी समस्तीपुर जिला स्थित उनके पुश्तैनी गांव पितौंसिया में हुई। कर्पूरी ठाकुर चाहते थे कि शादी देवघर मंदिर में हो, पर उनकी पत्नी की जिद पर गांव में शादी हुई। कर्पूरी ठाकुर ने अपने मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को भी उस शादी में आमंत्रित नहीं किया था। यहाँ तक कि उन्होंने संबंधित अफसर को यह निर्देश दे दिया था कि बिहार सरकार का कोई भी विमान मेरी यानी मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना उस दिन दरभंगा या सहरसा हवाई अड्डे पर नहीं उतरेगा। पितौंसिया के पास के हवाई अड्डे वही थे। आज के कुछ तथाकथित समाजवादी नेता तो शादी को भी सम्मेलन बना देते हैं। भ्रष्ट अफसर और व्यापारी गण सत्ताधारी नेताओं के यहाँ इस शादियों के अवसरों पर करोड़ों रुपए का खर्च जुटाते हैं। कर्पूरी ठाकुर के जमाने में भी थोड़ा बहुत यह सब होता था, पर कर्पूरी ठाकुर तो अपवाद थे। हालांकि उनकी साधनहीनता भी उन्हें 2 बार मुख्यमंत्री बनने से रोक भी न सकी। 1977 में जेपी आवास पर जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जा रहा था। पटना के कदम कुआं स्थित चरखा समिति भवन में जहां जेपी रहते थे, देश भर से जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जुटे हुए थे। उन नेताओं में चंद्रशेखर नानाजी देशमुख शामिल थे। मुख्यमंत्री पद पर रहने के बावजूद फटा कुर्ता, टूटी चप्पल और बिखरे बाल कर्पूरी ठाकुर की पहचान थे। उनकी दशा देखकर एक नेता ने टिप्पणी की किसी मुख्यमंत्री के ठीक ढंग से गुजारे के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए। सब निहितार्थ समझ गए, हंसे। फिर चंद्रशेखर अपनी सीट से उठे। उन्होंने अपने लंबे कुर्ते को अपने दोनों हाथों से पकड़कर सामने की ओर फैलाया। वह बारी बारी से वहां बैठे नेताओं के पास जाकर कहने लगे कि आप कर्पूरी जी के कुर्ता फंड में दान कीजिए। तुरंत कुछ 100 रुपए एकत्र हो गए। उसे समेटकर चंद्रशेखर जी ने कर्पूरी जी को थमाया और कहा कि इससे अपना कुर्ता धोती ही खरीदिएगा, कोई दूसरा काम मत कीजिएगा। चेहरे पर बिना कोई भाव लाए कर्पूरी ठाकुर ने कहा, इसे मैं मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दूंगा। यानी तब समाजवादी आंदोलन के कर्पूरी ठाकुर को उनकी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, पर आज के कुछ समाजवादी नेताओं को कम कहना और अधिक समझना। कर्पूरी जी का वाणी पर कठोर नियंत्रण था। वे भाषा के कुशल कारीगर थे। उनका भाषण आडंबर रहित, ओजस्वी, उत्साहवर्धक तथा चिंतन परक होता था। कड़वा से कड़वा सच बोलने के लिए वे इस तरह के शब्दों और वाक्यों का व्यवहार में लेते थे जिसे सुनकर प्रतिपक्ष तिलमिला तो उठता था, लेकिन यह नहीं कह पाता था कि कर्पूरी जी ने उसे अपमानित किया। उनकी आवाज बहुत ही खनकदार और चुनौतीपूर्ण होती थी, लेकिन यह उसी हद तक सत्य एवं संयम और संवेदना से भी भरपूर होती थी। कर्पूरी जी को जब कोई गुमराह करने की कोशिश करता था तो वे जोर से झल्ला उठते थे तथा क्रोध से उनका चेहरा लाल हो उठता था। ऐसे अवसरों पर वे कम ही बोल पाते थे, लेकिन जो नहीं बोल पाते थे वह सब उनकी आंखों में साफ साफ झलकने लगता था। फिर भी विषम से विषम परिस्थितियों में शिष्टाचार और मर्यादा के लक्ष्मण रेखाओं का उन्होंने कभी भी उल्लंघन नहीं किया। सामान्य सरल सहज जीवन शैली के हिमायती कर्पूरी ठाकुर जी को प्रारंभ से ही सामाजिक और राजनीतिक अंतर विरोधियों से जूझना पड़ा। ये अंतर विरोध अनोखे थे, विघटनकारी भी
हुआ यह कि आजादी मिलने के साथ ही सत्ता पर कांग्रेस काबिज हो गई। बिहार में कांग्रेस पर ऊंची जातियों का कब्जा था। ये ऊंची जातियां सत्ता का अधिक से अधिक स्वाद चखने के लिए आपस में लड़ने लगे। पार्टी के बजाय इन जातियों के नाम पर वोट बैंक बनने लगे। सन 1952 के प्रथम आम चुनाव के बाद कांग्रेस के भीतर की कुछ संख्या बहुल पिछड़ी जातियों ने भी अलग से एक गुट बना डाला, जिसका नाम रखा गया त्रिवेणी संघ। अब यह संघ भी उस महानाटक में शामिल हो गया। शीघ्र ही इसके बुरे नतीजे सामने आने लगे। संख्या बल, बाहुबल और धन बल की काली ताकतें राजनीति और समाज को नियंत्रित करने लगी। राजनीतिक दलों का स्वरूप बदलने लगा। निष्ठावान कार्यकर्ता औंधे मुंह गिरने लगे। कर्पूरी जी ने न केवल इस परिस्थिति का डटकर सामना किया, बल्कि इन प्रवृत्तियों का जमकर भंडाफोड़ भी किया। देश भर में कांग्रेस के भीतर और भी कई तरह की बुराइयां पैदा हो चुकी थी, इसलिए उसे सत्ताच्युत करने के लिए सन 1967 के आम चुनाव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया। कांग्रेस पराजित हुई और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सत्ता में आम लोगों और पिछड़ों की भागीदारी बढ़ी। कर्पूरी जी उस समय सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। उनका कद ऊंचा हो गया। उसे तब और ऊंचाई मिली जब 1977 में जनता पार्टी की विजय के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने। हुआ यह था कि 1977 के चुनाव में पहली बार राजनीतिक सतह पर पिछड़ा वर्ग को निर्णायक बढ़त हासिल हुई थी, मगर प्रशासन तंत्र पर उनका नियंत्रण नहीं रह गया था। इसलिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग जोर शोर से की जाने लगी। कर्पूरी जी ने मुख्यमंत्री की हैसियत से उक्त मांग को संविधान सम्मत मानकर एक फार्मूला निर्धारित किया और काफी विचार विमर्श के बाद उसे लागू भी कर दिया। इस पर पक्ष और विपक्ष में थोड़ा बहुत हो हल्ला भी हुआ। अलग अलग समूहों ने एक दूसरे पर जातिवादी होने के आरोप भी लगाए, मगर कर्पूरी जी का व्यक्तिगत तो निरापद रहा। उनका कद और भी ऊंचा हो गया। अपनी राजनीति और नियत की वजह से वे सर्व समाज के नेता बन गए। कर्पूरी जी को कुछ लिखाते समय ही कर्पूरी ठाकुर को नींद आ जाती थी, तो नींद टूटने के बाद वे ठीक उसी शब्द लिखना शुरू कर देते थे, तो लिखवाने को ठीक पहले हुए। वे राजनीति में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक चालों को भी समझते थे और समाजवादी खेमे के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी। वे सरकार बनाने के लिए लचीला रुख अपनाकर किसी भी दल से गठबंधन कर सरकार बना लेते थे, लेकिन अगर मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो गठबंधन तोड़कर निकल भी जाते थे। यही वजह है कि उनके दोस्त और दुश्मन दोनों को ही राजनीतिक फैसलों के बारे में अनिश्चितता बनी रहती थी। कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर गरीब आदमी के कान तक जा पहुंचे, हर गरीब आदमी के मोबाइल तक जा पहुंचे और कर्पूरी ठाकुर जैसे दिग्गज नेता के जीवनी